हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और बात करने वाला हूं मैं आज आपके साथ क्लास 6 to 8 के लिए। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2024 का एग्जाम देने वाले हैं और उसमें इकोनॉमिक्स आपने चूज किया है क्वेश्चंस करने के लिए, तो बेहतरीन 40 सवाल किस तरह से पूरे किए जाएं जो एग्जाम में पूछेगा, ऑब्वियस है आप लोगों के से उन सभी को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ। और इस क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनकी बात करूंगा। इसके बाद एक क्लास और लेकर आऊंगा, उसमें भी बात करूंगा आपसे मैं। यानी इन दो क्लास को अगर आपने कर लिया है और अपने बीपीएससी टीआरई 3 के लिए जा रहे हो, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अगर आप जा रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की और बात कर लेते हैं जल्दी से उन सभी बेहतरीन सवालों के बारे में जो इस क्लास में होने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से, याद रखेंगे भाई। पहला सवाल है कि अर्थशास्त्र में किसे उत्पादन माना जाएगा। देखिए, उत्पादन जब माना जाता है बेसिक तौर पर जिसकी एक मनी वैल्यू हो, जो मनी को जनरेट करता हो, जो प्रोडक्शन करता हो, जिसकी अपनी एक वेल्थ क्रिएट होती है, उसको माना जाता है उत्पादन। अब बेसिकली सवाल में लिखा है कि एक बच्चा सड़क में बहुत बड़े गड्ढे में किसी को गिरने से बचा लेता है, या खुशी में एक चित्र बना लेता है, या मित्रों के बीच में गाना गा लेता है, तो ऑब्वियस है कि वो उत्पादन नहीं है। लेकिन अगर कोई किसान भूमि को जोतता है और वहां से वो कुछ उत्पादन करता है जिसकी अपनी एक मनी वैल्यू होगी, उसी को हमने उत्पादन मानना है। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है। देखो, अर्थशास्त्र की जब हम बात करते हैं तो आपको याद है कि संसाधनों की मात्रा सीमित है और हमारी इच्छाएं असीमित हैं। इसीलिए हमेशा हमें सिलेक्शन यानी चॉइस करनी है। हमें किसी का सिलेक्शन करके किसी को छोड़ना होता है, त्याग करना होता है। ये डिसाइड करना कि जो संसाधन उनकी कमी के कारण किस तरह से हम अपने विकल्प चुन रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए, उसी को कहा जाता है इकोनॉमिक्स, जो विकल्प हम चुनते हैं। अगला सवाल है, किस अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है। देखो, जब उपभोक्ता को सम्राट कहा जाता है, राजा माना जाता है, यहां बात पूंजीवाद की है, जहां सभी संसाधनों पर प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल करता है, मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। यहां पर कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है। जनरली डिमांड सप्लाई बाजार सब कुछ तय करता है, जबकि समाजवाद में सरकार बड़ा रोल प्ले करती है। सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, वहां पर सरकार प्लानिंग से काम करती है और सरकार ही कीमत डिसाइड करती है। तो कैपिटलिज्म में याद रखिएगा, उपभोक्ता को सम्राट, राजा या भगवान कहा जाता है। निम्नलिखित में किसे असंगठित क्षेत्र के लिए सत्य नहीं है। यहां पर देखो, जब हम किसी भी क्षेत्र को असंगठित कहते हैं, देखो संगठित क्या है, जहां पर जनरली हमें एक फिक्स जॉब होती है, यानी जॉब स्टेबिलिटी होती है, फिक्स सैलरी मिल रही होती है, सारे अलाउंस, सारे प्रोविजंस होते हैं, सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। जो आप पीएफ का पैसा यानी फ्यूचर के लिए भी पैसा बनता है, वो संगठित है। उसके अलावा अमूमन जो आप देखते हो सर, जहां पर आपका रोजगार असुरक्षित है, जो सरकारी बाहर ऑब्वियस है, सरकार में ऑर्गेनाइज आता है, बड़ी प्राइवेट कंपनी बाहर ही होते हैं अनऑर्गेनाइज वाले तो। और यहां पर ऐसा नहीं होता कि आप छुट्टी करें और पैसा मिले, सवेतन छुट्टी का कोई प्रावधान इसके अंदर नहीं हो सकता। ये ऑर्गेनाइज में तो होता है, आप देखोगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है किसी वस्तु के उत्पादन को करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है। देखो, हमारे पास जनरली 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। वैसे क्वाटनरी और क्वेनरी भी आते हैं हमारे, चौथा और पांचवा भी होते हैं। लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल जो होता है वो प्राइमरी में होता है। उनसे बनने वाली वस्तु जो होती है उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, जो सेकेंडरी में होता है। सर्विसेज टर्शरी में होती हैं। जो रिसर्च वर्क है वो फोर्थ यानी क्वाटनरी में होता है, चतुर्थक में। और जो डिसीजन मेकर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, वो पश्चिम 5वें में होते हैं। तो याद रखिएगा, इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट मानेंगे, जहां प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होगा। पूंजीवाद में इसका अभाव होता है। किसकी बात हो रही है सर? मैंने कहा पूंजीवाद में प्राइवेट होता है, प्रॉफिट होता है, वहां कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, बाजार चलता है, वहां सब कुछ होगा, आपकी संपत्ति का अधिकार होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, गवर्नमेंट रेगुलेशन का अभाव होगा, सरकारी नियंत्रण तो समाजवाद में होगा। भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहां दोनों को मिलाकर चलते हैं। हमारे यहाँ कुछ चीजों पर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रखती है और कुछ को गवर्नमेंट ने फ्री किया हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर आर्थिक सामान है? देखिए,
मैंने आपको बताया जिस चीज की वैल्यू को मनी में डिफाइन कर सकते हैं वो आर्थिक होता है। जिन चीजों का एनालिसिस होगा मनी और वेल्थ में, जैसे किसी काम को करना हो तो वो भी आर्थिक अनार्थिक हो सकता है। अब जरूरी कि यही सवाल एग्जाम में पूछेगा एज इट इज, लेकिन याद रखना आर्थिक जिसका अर्थ बनता हो यानी पैसा में वैल्यू बनती हो। अब जैसे समुद्र का पानी है सर, इसको छोड़कर बाकी सबको अगर देखा जाए तो उनकी एक मनी वैल्यू डिफाइन हो जाती है। ये गैर आर्थिक सामान समुद्र का पानी है। निम्नलिखित में कौन सा विकास का एक आर्थिक निर्धारक नहीं है? जब हम आर्थिक निर्धारकों की बात करते, अर्थ की बात करते, मैंने कहा अर्थ मतलब पैसा, आर्थिक नहीं है यानी पैसे वाला नहीं है सर। अब आप इस काम को जरा ध्यान से देखो, प्राकृतिक संसाधन उसका पैसे की वैल्यू हो सकती है, यानी मानव संसाधन यानी इंसान पैसे लेके ही काम करता है जनरली। और टेक्नोलॉजी, जितना पैसा लगाओगे उतनी बेस्ट टेक्नोलॉजी लाओगे, लेकिन किसी पर विश्वास करना जो है वो आर्थिक नहीं हो सकता। इसलिए याद रखो जब हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर हो या किसी पर, वो आर्थिक नहीं है। किसी गतिविधि को गोल्ड कॉलर कहा जाता है, गोल्ड कॉलर एक्टिविटी कहा। अब देखो याद रखो, मैंने कहा वो काम जो हमारे एग्रीकल्चर से रिलेट कर रहे हैं सर वो प्राइमरी में आते हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, मछली पालन हो, चाहे मुर्गी पालन हो, जानवरों को पालना, पशु पालन हो, फॉरेस्ट्री हो, माइनिंग हो, ये सारा। और इसको रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला होता है, कंस्ट्रक्शन, वो सेकंड में आता है, उसको ब्लू कॉलर कहते हैं। सर्विसेज जो होती है उनको व्हाइट कॉलर कहते हैं। और उसी में जो डिसीजन मेकिंग वाला पांचवा भाग होता है जिसे पंचभागी या पंचम कहते हैं, क्वेटनरी कहते हैं, इसी को हमने गोल्ड कॉलर भी कह दिया जाता है, जो कंपनी के डायरेक्टर्स को लेता है। बाल लिंग अनुपात की गणना किस आयु वर्ग की जाती है? देखो जब हम बाल लिंग अनुपात कहते हैं, लिंग अनुपात क्या है समझो, 1000 पुरुष, भारत में ये चलता है, दुनिया के देशों में अलग अलग है, 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या से तुलना करना। जनरली भारत का, पूरे भारत का जो 943 है, 1000 पुरुष के मुकाबले अगर हम बात महिलाओं की कर रहे हैं तो 943 है। लेकिन जब हम बाल लिंग अनुपात निकालते हैं, बच्चों का लिंग अनुपात निकालते हैं, तो वहां 0 से लेकर 6 साल तक होगा। यहां पर आपको अपडेट करना है, करेक्शन करना है सर, 0 से लेकर 6 साल तक की एज ग्रुप जो निकालते हैं सर वो बच्चों के लिए होती है 0 to 6 ईयर की एज होती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना का अर्थ क्या होता है? देखो जॉइंट सेक्टर किसे कहा जाता है? इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी को हमने जॉइंट सेक्टर भी बोलना है। सरकारी वो जहां सरकार की हिस्सेदारी 50% के ऊपर हो, प्राइवेट वो जहां सरकार की हिस्सेदारी 50% के नीचे हो, और जब दोनों मिलकर काम करें उसे जॉइंट कहेंगे। उसमें आजकल पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ऐसा वर्ड जरूर चलता है, उसको भी आप याद रख सकते हो भाई। अगला क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जब हम सरकारी और निजी में डिवाइड करते हैं, इसका आधार क्या होता है? याद रखो, देखो जब मैंने कहा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में बांटते हैं सर, वो क्रिया के आधार पर होता है। जब हम संगठित और असंगठित में बांटते हैं, वो पॉलिसी, रोजगार नीति के आधार पर होता है। और जब हम डिवाइड करते हैं सरकारी और प्राइवेट में, तो देखते हैं कि ऑनर कौन है, इसका मालिक कौन है, सरकार है या नहीं है। तो सरकार ऑनर है या नहीं, इसको देखने को हमने नाम दिया है बेटी। अब इसमें से कौन सी एक्टिविटी जो थर्ड एक्टिविटी का पार्ट होगी, तृतीय एक्टिविटी होगी टर्शियरी। अब आपको याद है सर, खेती करना प्राइमरी है, मैन्युफैक्चरिंग करना सेकेंडरी है, डेयरिंग यानी दूध का काम करना ये भी प्राइमरी में आता है, प्राथमिक में। लेकिन कोई व्यापार करना, कोई सर्विस से रिलेटेड काम करना, बैंक में, इंश्योरेंस कंपनी में, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, पुलिस में काम करना, ये सब सर्विसमैन है, सब आपको सर्विस दे रहे। कोरियर सेवाएं देना, शॉपकीपर होना सर्विस में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सकल घरेलू बचत में सबसे अधिक योगदान किसका है? जब हम भारत की बचत की बात करते हैं, पूरे देश की बचत, देखो पूरे देश की बचत को हम 3 तरीके से जोड़ते हैं, आम लोगों की यानी गृहस्थ लोगों की बचत, सरकार की बचत और कंपनियों की बचत। सबसे ज्यादा बचत किसकी है? वो आपकी और मेरी, यानी हम 140 करोड़ भारतीय लोगों की जो बचत है उनकी है। और सबसे कम किसकी है? सरकार की। सरकार की बचत ही नहीं बल्कि घाटा है सरकार का। चलिए, किस गतिविधि को अनार्थिक, अब सवाल फिर वही है, अनार्थिक, जो आर्थिक नहीं हो, जो पैसे वाली बात ना करे सर, जो आर्थिक नहीं है, जैसे अपनी बेटी को पढ़ाना। जब एक शिक्षक
अपनी बेटी को पढ़ाता है तो आज के बाद आपको आर्थिक अनार्थिक क्रियाएं, आर्थिक और अनार्थिक जो सामान है, सेवाएं हैं, उनको पता चलेगा कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक में कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य होता है उसको अपनाया गया है किसके द्वारा? देखो याद रखना, संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को अपनाया था जिनको 2030 तक पूरा करना है। सभी 193 सदस्य देशों के द्वारा इसको पूरा करने का संकल्प लिया है। 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए इसके अंदर। ये बात यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन की जनरल असेंबली में पास हुई थी और 2016 से शुरू होकर 2030 तक इनको प्राप्त करना है। याद रखिए इस बात को कि सर ये सस्टेनेबल का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट जो वर्तमान और भविष्य दोनों की पीढ़ियों के लिए काम करे, यानी ऐसे करो कि आज की जरूरत पूरी और भविष्य के लिए भी बचा सके, भावी पीढ़ी के लिए भी। वही है सतत विकास और ये जनरल असेंबली में पास हुआ। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक की संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। देखो इसके दो रिपोर्ट आती है, एक इंडिया की और एक वर्ल्ड की। इंडिया में अगर पूछ लेता है कि सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट कौन बनाता है, नीति आयोग बनाता है। लेकिन अगर विश्व की बात में करूं, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, सतत विकास सॉल्यूशन नेटवर्क के नाम से SDSN कहते हैं, और भारत के लिए याद रखना नीति आयोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सतत विकास के लक्ष्य कितने हैं? और मैंने आपको बताया कि ये 17 हैं। 17 टारगेट्स हैं, लक्ष्य है हमारे, उसके अंदर जो सब टारगेट्स हैं यानी कि वो 169। और ये भी याद रखना ये 2030 डेडलाइन है, 2030 एजेंडा भी कहते हैं इसी को यूएन का। और इसके 17 में जैसे भुखमरी ना हो, गरीबी ना हो, कोई लैंगिक भेदभाव ना हो, असमानता, आय की असमानता ना हो, शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये सारी बातें हैं। सतत विकास की व्याख्या सबसे पहले किसके द्वारा कही गई थी? जब हम सतत विकास वर्ड यूज करते हैं तो पहली बार ये 1987 में एक ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट है जिसका नाम था आर कॉमन फ्यूचर, हमारा कॉमन भविष्य कह लीजिए एक तरह से। 1987 में ये ब्रूटलैंड जो नॉर्वे के पीएम का नाम है, उनकी रिपोर्ट में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अगला है, जब विक्रेता कीमत में हेरफेर करता है तो इसे क्या कहा जाता है? देखो जब एक विक्रेता के द्वारा कीमत में हेरफेर की जाती है तो याद रखना इस तरह से वो एक गलत तरीके से ट्रेड प्रैक्टिस करता है, और इस प्रैक्टिस को करना वो गलत है, उसको रोकने की जरूरत है, इसको प्रतिबंध करने की जरूरत है। इसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस। याद रखना कीमतों में हेरफेर करने को रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता कौन नहीं है? देखो उपभोक्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, एक कंपनी भी हो सकती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी हो सकती है। उपभोक्ता कोई भी हो सकता है सिवाय उसके जो रीसेल करता है। अगर एक दुकानदार है जो सामान खरीद कर लाकर बेचता है तो वो उपभोक्ता उस केस में नहीं है, यानी उपभोक्ता बनकर वो शिकायत नहीं कर सकता। उपभोक्ता वो है जो उसका इस्तेमाल करता है, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो रीसेल करने के उद्देश्य से अगर आपने लिया है सामान तो फिर याद रखिएगा उसको आप उपभोक्ता नहीं मानेंगे। उपभोक्ताओं के अधिकार है और उपभोक्ताओं के अधिकार 2019 में अपडेट किए गए थे, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आप जानते हैं 1986 में था और उसको अपडेट करके 2019 में आया जो कि 2020 में लागू हुआ था। अब जो ये 2020 में लागू हुआ था आपको याद रखना है इसमें बहुत सारे अधिकार है, टोटल 6 प्रकार के अधिकार हैं। देखो सेफ्टी का अधिकार भी है यानी कि सुरक्षा का अधिकार भी है, चुनने का अधिकार भी आप जानते हो, और तमाम तरीके के अधिकार इसके अंदर आते हैं हमारे। और उसी में आपको याद रखना है सर कि हमें इंफॉर्मेशन का अधिकार भी है, हमें अपनी बात सुनने का अधिकार भी है, रिड्रेसल का, कंज्यूमर एजुकेशन का है। लेकिन ये मोनोपोली वाली बात जो मोनोपोलिस्टिक के अगेंस्ट वाली बात है नहीं, बाजार में मोनोपोली भी हो सकती है। किस फोरम में महिला सदस्य का होना अनिवार्य है? याद रखना महिला का होना अनिवार्य है किस फोरम के अंदर? महिलाओं का सदस्य चाहे नेशनल लेवल पर हो, स्टेट लेवल, या 3 ही लेवल होते हैं, याद रखना त्रिस्तरीय होती है, 3 टियर होती है। इसका मतलब ये है कंज्यूमर फोरम, और इसमें ये ऑल ऑफ अबव आएगा, यानी ये सबका होना अनिवार्य है।
शिकायत के बारे में सूचित किए जाने के बाद कितने दिनों के भीतर विरोधी पक्ष को जवाब देना होगा? जब शिकायत की जाएगी, उसके बारे में सूचना दी जाएगी, तो उसको 30 दिन का समय होगा यहां पर अपोजिट पार्टी को उसका रिप्लाई करने के लिए। जब उस तक बात पहुंच जाएगी, 30 दिन का समय हो। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंदर एक व्यक्ति का अर्थ क्या हुआ? तो मैंने कहा एक व्यक्ति, कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई उद्योग हो सकता है, कोई अनडिवाइडेड, कोई व्यक्ति, कोई कुछ भी हो सकता है, बस वो रीसेल करने वाला नहीं होना चाहिए। तो याद रखना, रीसेल करने वाला नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसके लिए महत्वपूर्ण है? कोई अचल सामान, कोई चल सामान, कोई पर्टिकुलर सामान के लिए, सबके लिए। कोई भी गुड्स या सर्विस हो, हर प्रकार की गुड्स और सर्विस से आपको संरक्षण देता है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, जो 1986 वाला था, अब 2019 वाला है। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत एक उपभोक्ता के पास कितने अधिकार होते हैं? तो मैंने कहा एक उपभोक्ता के पास 6 अधिकार होते हैं। सेफ्टी का भी है, चूज का भी है, सिक्योरिटी का भी है, यानी कि इसके अलावा हियर्ड का है, रिड्रेसल का है, और उसके अलावा कंज्यूमर एजुकेशन का भी है। यहां पर ये सारे अधिकार हैं। तो राइट टू बी इंफॉर्म्ड होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होता, राइट टू बी इंफॉर्म, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। यानी एक सूचना का अधिकार अलग होता है, वो आरटीआई होता है जो अलग है। वो राष्ट्रीय सीडीआरसी का अध्यक्ष कौन हो सकता है? देखो, नेशनल लेवल पर अगर कोई सेंट्रल डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होता है, सीडीआरसी का मतलब होता है सेंट्रल में डिस्प्यूट सॉल्व करने वाला, तो एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो प्रेसिडेंट हो सकता है नेशनल सीडीआरसी का। राष्ट्रीय सीडीआरसी में अध्यक्ष होता है और उसके अलावा 4 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। 4 होते हैं सीडीआरसी के अलावा, 4 सदस्य। देखो, डिस्ट्रिक्ट में अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य, और स्टेट वाले में भी अध्यक्ष के अलावा 2 सदस्य, सेंट्रल वाले में 4 सदस्य का होना जरूरी है भाई, और उसमें एक महिला भी होनी जरूरी है। जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन हो सकता है? देखो, स्टेट वाले के लिए हाई कोर्ट का जज, नेशनल वाले के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज, और जिला उपभोक्ता के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो जज होगा उसका होना जरूरी है, उसकी पावर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं के अधिकारों में क्या शामिल नहीं है? जो उपभोक्ताओं के अधिकार हैं उसमें क्या शामिल नहीं है? तो राइट टू बी इन्फॉर्म भी है, राइट टू चूज भी है, राइट टू सेफ्टी भी है, राइट टू प्रेजेंटेड नहीं है सर। 6 अधिकार हैं। उपभोक्ता विवाद के लिए राज्य स्तर पर जो अदालतें हैं, अब देखो ये 1986 के आधार पर है। यहां समझना, एक 1986 और एक 2019, फर्क समझ लो भाई। 1986 का रूल ये था 20 लाख तक, 20 से 1 करोड़ तक, और 1 करोड़ के ऊपर जिला 20 तक, फिर 1 करोड़ तक राज्य, और 1 करोड़ के ऊपर सेंट्रल नेशनल। फिर उसके बाद जो 2019 वाला आया था उसमें 1 करोड़ तक, 1 करोड़ तक आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया था, 10 करोड़ तक यानी स्टेट, और 10 करोड़ के ऊपर नेशनल। अभी अपडेट कर दिया सरकार ने 50 लाख तक डिस्ट्रिक्ट को, 50 लाख से 2 करोड़ तक स्टेट को, और 2 करोड़ के ऊपर जो होगा वो नेशनल को। अब 2 करोड़ के ऊपर नेशनल है। तो याद रखना, ये वाला जो सवाल है 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, ये 1986 के आधार पर है। ये सवाल में मेंशन होगा 1986 और 2019। राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा, मैंने बताया था 1 करोड़ से अधिक की बात नहीं है सर, राष्ट्रीय स्तर पर जो होगा। अब देखो, यहां सवाल को याद रखना है सर, राष्ट्रीय स्तर पर होगा 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, और ये स्टेट पर होगा, और इस राज्य राष्ट्रीय होगा 1 करोड़ के ऊपर। 1986 नए रूल में 2 करोड़ के ऊपर। ये दोनों बातें बता रहा हूं भाई मैं आपको। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? जो सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल होगी उसका अध्यक्ष, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर का मामला है ये। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे मिनिस्टर होंगे, जो कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय है हमारा, उसके मिनिस्टर हैं जो, वही इसके भी मिनिस्टर होंगे। जिला स्तर पर जो अधिक होंगे, मैंने बताया 20 लाख तक। ये सारे सवाल 86 के आधार पर हैं, लेकिन अब जो होगा वो 50 लाख तक होगा, और 2019 में वैसे 1 करोड़ की शुरुआत में कहा गया था। एगमार्क और हॉलमार्क होते हैं। एगमार्क आप जानते हैं सोने चांदी, हॉलमार्क होता है, एगमार्क होता है। और ऐसे ही आपको याद रखना है सर कि हमारे पास जो एक होता है ISI मार्क, ठीक है, ये अलग अलग मार्क जो होते हैं
ISI होता है, फिर एगमार्क और एक हॉलमार्क होता है। ISI जनरली तौर पर इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट में यूज किया जाता है ना, एगमार्क एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में, और हॉलमार्क जो है हमारी ज्वेलरी में यूज होता है। शिशु मृत्यु दर का अर्थ क्या होता है? देखो, या 3 बात समझना या 4 बात समझना। जब बच्चा 28 दिन के अंदर निधन हो जाए सॉरी, देखिए भाई, तो जब बच्चे का निधन 28 दिन के अंदर हो जाएगा, तो याद रखना भाई, उस बच्चे को कहते हैं न्यूनटल यानी नवजात। जब 1 साल के अंदर बच्चे का निधन होगा तो उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्ट यानी शिशु। 5 साल तक के बच्चे का निधन होगा तो उसे कहते हैं चाइल्ड। और जब उसके अलावा तो नॉर्मली डेथ रेट होता है। तो यहां पर याद रखना, 1000 बच्चों की तुलना में 1 वर्ष की आयु से पहले जिनका निधन होगा उसे शिशु मृत्यु दर कहा जाएगा। 1 साल की बात होगी। देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित कर दिया जाए अगर, तो उसे क्या कहा जाएगा? अगर देश की कुल आय को उसकी जनसंख्या से विभाजित कर दें तो हम उसमें एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय को ही औसत आय कहते हैं। जो पूरे देश का उत्पादन हो रहा है एक देश के अंदर सारी गुड सर्विस का, उसको हम जीडीपी कहते हैं। देश के सारे लोगों की आय जो होती है सर, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। और आजकल एक ग्रीन चल रहा है जो एडजस्ट करते हैं हमारी जीडीपी या नेशनल में से जो एनवायरमेंट पर या हमारे रिसोर्स पर नकारात्मक ऋणात्मक प्रभाव पड़े हैं सर, उनको एडजस्ट करने के बाद जो होगा उसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन जीडीपी या ग्रीन नेशनल। यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास रिपोर्ट बनाई जाती है उसमें क्या कुछ तुलना की जाती है? उसमें प्रति व्यक्ति आय भी देखी जाती है, उसमें हेल्थ यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी, और एजुकेशन को भी देखा जाता है। ये सारे ही देखे जाते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट आती है जिसमें भारत 132वें स्थान पर है फिलहाल। वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए, अब देखो वही सवाल रिपीट हो रहा है, वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी के लिए बात की जाए अगर, तो उसी को हमने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सबसे मॉडर्न तरीका है, यानी विकास की बात करें तो सबसे मॉडर्न इसी को कहेंगे। 6 से लेकर 10 साल तक के जो बच्चे हैं उनका स्कूल जाने वाले बच्चों का अनुपात निकाले, इसे कहते हैं कि भाई 6 से लेकर 10 साल तक के बच्चे जो हैं, नेट अटेंडेंस रेशो, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं, सिर्फ नाम नहीं लिखवाया इन्होंने, ये स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत है, शुद्ध उपस्थिति अनुपात कहते हैं। कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? अब मैंने बताया प्राथमिक, परिवहन, फिशिंग या बैंकिंग। अगर पूछता प्राथमिक से है तो मछली पकड़ना आता है, लेकिन परिवहन तृतीयक है, बैंकिंग भी तृतीयक है, आपको याद हो चुका है अब तो, बस याद रखना मोर देन। कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? असंगठित में नहीं आता। देखो संगठित के मैंने बताया था जहां सारे लॉ लागू होंगे, जहां जॉब स्टेबिलिटी है, अमूमन सरकारी और बड़ी प्राइवेट कंपनियां संगठित होती है, बड़ी प्राइवेट। अब आपने कहा सर एक विद्यालय में अध्यापिका पढ़ाएगी तो वो संगठित होगी। भाई एक विद्यालय में अध्यापिका पढ़ा रही है तो वो संगठित है, सरकार द्वारा रिक्रूटेड है वो। उसके अलावा अगर आप ऑप्शन देखें तो पता चल रहा है सर कि ये सारे असंगठित में काम कर रहे हैं। ऋण में जो कोलेट्रल होता है इसका क्या अर्थ होता है? देखो, ऋण की शर्तों में कोलेट्रल सहित क्या शामिल होता है? देखो, जब आप किसी का भी ऋण लेते, कोलेट्रल कहते हैं गिरवी रखने वाला सामान है लोन के, उसके बदले ब्याज भी होता है, फिर किस तरह पेमेंट किया है वो भी होता है, और दस्तावेज भी होता है। कोलेट्रल के अलावा इन सबको जरूरी होता है सर, क्योंकि ब्याज भी देना होगा, किस तरह पेमेंट करेंगे वो बताएंगे, यानी कितने वर्षों में पेमेंट करेंगे, और साथ में डॉक्यूमेंट। सरकार द्वारा किसी चीज पर लगे बाधाओं को या प्रतिबंधों को हटाया जाए उसे क्या कहते हैं? देखो, 1991 में जब नई आर्थिक नीति भारत में आई, जब पीवी नरसिम्हा राव, जिन्हें हाल ही में भारत रत्न मिला है, वो भारत के प्रधानमंत्री थे, तो यहां एलपीजी शब्द आया था। एल का मतलब लिबरलाइजेशन, आजादी है, व्यापार करने पर लगे प्रतिबंधों को हटाना। ग्लोबलाइज का मतलब है विश्व के साथ जुड़ना, विश्व से व्यापार करना, और प्राइवेट का मतलब है सरकारी को प्राइवेट में बदलना। तो यहां पर है व्यापार पर बाधाओं के प्रतिबंध को हटाना, इसी को क्या कहते हैं सर? इसी को बोलते हैं
और यहां पर ये तो लिखा नहीं है ना, रिमूविंग बैरियर्स, तो यहां लिबरलाइजेशन नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आंसर होगा लिबरलाइजेशन, ट्रेड बैरियर्स यानी रिस्ट्रिक्ट करना, उनको जो रिस्ट्रिक्शन है उनको हटाना। सॉरी, माफ कीजिए, व्यापार बाधाओं की बात हो रही है, व्यापारिक जो लाइसेंस शुरू करने की बात, यहां जो अर्थ बन रहा है वो ये ज्यादा बेहतर होगा कि जो दूसरे देशों से व्यापार करने पर जो प्रतिबंध लगा के रखते हैं उनको हटाना, और इस आधार पर इसका जवाब होगा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण होगा, दूसरे देशों से व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाना। निवारण पाने के लिए उपभोक्ता के पास जो अधिकार है उसे क्या कहा जाता है, बताइए मुझे। राइट टू कंज्यूमर टू, उसमें क्या इंक्लूड होता है भाई? अगर वो कोई भी है, उसके चाहे वो शोषण हुआ उसके पास, चाहे किसी तरह की अनुचित व्यापार हो, और रखने या ना रखने का अधिकार है, यानी यहां पर आप कहोगे सर शोषण के विरुद्ध जो अधिकार उसको मिला है उसके खिलाफ, या अनुचित व्यापार कार्य प्रणाली है जो, उसके खिलाफ उसको अधिकार मिल जाए, तो ये आपके पास राइट टू सीक रिड्रेसल हो जाए। हाल ही में कॉपरा यानी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आया 1986 में था, दो स्तरीय नहीं सर, केवल वस्तुओं पे लागू होगा, ये भी नहीं सर, गलत बात है, ये गलत है। तीन होता है, सिर्फ गुड्स और सर्विस दोनों पर होगा। ये यहां पर किसी देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब, देखो खाना अवेलेबल होगा लोगों को कब, खाने की अवेलेबिलिटी हो, एक्सेसिबिलिटी हो और अफोर्डेबिलिटी हो, लोग खाने को मतलब अवेलेबल तो हो, साथ में उसको खरीद पाने के वहां पर वो पहुंच पाए, एक्सेसिबल हम लोग पहुंच पाए खाने तक, देश में लेकिन मेरे आसपास नहीं है और मैं उसको अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा तो कैसे मिलेगा, सारी बातें सही है। अल्प रोजगार किसे कहते हैं? देखो, एक व्यक्ति को जितना काम मिलना चाहिए उससे कम काम मिले, जब एक व्यक्ति की एबिलिटी यूज ना हो, जब एक व्यक्ति पार्ट टाइम में काम करता हो, उसको अल्प रोजगार की स्थिति कहा जाता है। तो जब लोग काम करने में ठीक से काम ना कर, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हो, उसे अल्प रोजगार। भारत में रोजगार स्तर पर जो सर्वेक्षण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? रोजगार स्तर पर ये जो सर्वेक्षण है, जो डेटा है जो कंडक्ट किया जाता है, एनएसएसओ नामक एक संगठन है जिसको अब एनएसओ कहते हैं। ये एनएसओ डेटा लेकर देता है और उसको ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है नीति आयोग, और उस रिपोर्ट के आधार पर लोगों को रोजगार देने का काम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का होगा। तो एनएसएसओ जो होगा वो सर्वेक्षण करता है और वही डेटा लेकर देता है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में अगर योगदान की बात करें तो उच्चतम योगदान का जिक्र अगर हम कर रहे हैं तो देखो, सबसे ज्यादा जो योगदान है देश में वो तृतीयक का है, उसके बाद सेकंड वाले का है और उसके बाद फर्स्ट वाले का है। या सेकंड को मैन्युफैक्चरिंग कहा है, ठीक है सर, और उच्चतम से निम्नतम पर जाना है तो ये वाला सही होगा। बिहार के विषय में बात करूं अगर मैं बिहार के, तो तृतीयक ही सबसे ऊपर है, लेकिन उसके बाद प्राथमिक कृषि वाला है और उसके बाद द्वितीयक वाला है। बिहार विषय में याद रखिए। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकता है किस तरह से? वैश्वीकरण दूसरे देशों से व्यापार करने पर होता है सर, ज्यादा टैक्स लगाकर नहीं कर सकते, कृषि क्षेत्र को बढ़ाकर कर सकते हैं, क्या व्यापार और निवेश के उदारीकरण को करके कर सकते हैं। देखो, ग्लोबलाइज को बेहतर करने का अर्थ क्या है सर? अगर आप जितना ज्यादा प्रतिबंध हटाएंगे किसी भी चीज पर लगे हुए और निवेश नीतियों को अच्छा करेंगे, उदार करेंगे यहां पर, तो इससे क्या होगा सर? हम जानते हैं इससे हमारे देश का विकास होगा और ज्यादा उत्पादन होगा तो दूसरे देशों के साथ। तो सुगम इससे तो नहीं बनाया जा सकता, कृषि क्षेत्र में वृद्धि करने से बहुत ज्यादा रिलेट आपका नहीं कर रहा है, लेकिन पहले वाले से आपको रिलेट करना है, व्यापार और इन्वेस्टमेंट पॉलिसियों को अच्छा करके हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भूमि भवन जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। बहुराष्ट्रीय वो कंपनियां जो विदेशों से आती हैं उन्हीं को फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। एक सी परिसंपत्ति जो उधारकर्ता गारंटी के रूप में रखता है उसे क्या कहते हैं? मैं अभी बताया, जो गारंटी के रूप में हम मकान, दुकान, घर और कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कुछ रखते हैं, उसी को क्या कहा जाता है भाई? उसी को याद रखना, क्या कहेंगे? उसी को कोलेट्रल कहेंगे।
चलिए मेरे दोस्त थोड़ा सा, अच्छा वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में देखो क्या है। जब हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का लेन देन करते हैं तो उसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। एक में अच्छा यहां पर डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम भी आती है। क्यों आती है सर? क्योंकि दोनों एक दूसरे से एक समय एक्सचेंज कर रहे होते हैं, तो विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता तो नहीं होगी ना भाई। वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में याद रखो, धन की उपलब्धता होगी ये बात सत्य नहीं है। डबल कोइंसिडेंस की जरूरत होगी ये जरूरी है, सत्य है। अच्छा विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ गुड्स होना चाहिए, ये बात भी सत्य है। अब इसने पूछा क्या सत्य नहीं है, तो आप कहोगे सर ये वाली बात सत्य नहीं है, क्योंकि बार्टर सिस्टम में हमारे धन की उपलब्धता नहीं होती। ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी, ऋण के औपचारिक स्रोत मतलब बैंक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां हैं, बैंक और कंपनियां हैं मुख्य तौर पर, और ये सब किसके अंडर में काम कर रहे हैं? आरबीआई के अंडर में कर। तो जितने भी ऋण के औपचारिक स्रोत हैं वो सारे आरबीआई में। अब किसी महाजन से ले लेना, कोई भी जमींदार हो बड़ा उससे, कोई पूंजीपति उससे ले लेना, कोई दोस्त से ले लेना, रिश्तेदार से ले लेना, ये अनौपचारिक है। औपचारिक है जब सारे रूल लागू होते हो वही संगठित हो जाता है ना भाई। आगे देखिए, क्या अर्थ किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम करना। तो याद रखना ये क्या है सर, तो जब हम कहते हैं ना मिलावट करना, तो इसका अर्थ होता है, मिलावट का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में किसी और पदार्थ को मिलाकर उसकी गुणवत्ता को कम कर देना, एक्चुअल में ये मिलावट कहलाता है। ब्लेंडिंग जो होता है वो दो अलग अलग चीजें जो ऑयल वगैरह होते हैं उसको ब्लेंड करने से रिलेट होता है। जीवन और संपत्ति के खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं की से बचाना, खतरनाक चीजों से बचाने को इसे क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं राइट टू बी प्रोटेक्टेड। भाई राइट टू बी प्रोटेक्टेड भी होता है ना हमारा, क्योंकि सर हमारे पास सारी चीजों से तो हम नहीं आ सकते। राइट टू बी प्रोटेक्ट यानी राइट टू बी सेफ्टी जो होता है, एक तरह से सुरक्षा या संरक्षित होने का अधिकार है, स्पेशली उन चीजों से जो कि हमारी लाइफ के लिए खतरनाक या हानिकारक है। मुद्रा के आधुनिक युग में अगर बात की जाए तो क्या विशेषता होगी? आज के समय में जो मुद्रा होगी वो वाणिज्यिक बैंक तो करते ही नहीं है सर, बैंक नहीं करते, मुद्रा को आरबीआई करता है, वो वाणिज्यिक बैंक नहीं है। ये मेटल की बनी होगी तो आजकल नहीं, आजकल पेपर पे ज्यादा चलता है, और अब तो क्रिप्टो चलता है सर। ये देश में सरकार द्वारा कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? देखो जो चीजें खराब हो जाती है, एक बार खत्म हो जाती है, दोबारा नहीं जनरेट होती। कोल है, आप देखते हैं कोयला एक बार होगा खत्म, पेट्रोलियम एक बार होगा खत्म, सोलर है बनती रहेगी, विंड एनर्जी चलती रहेगी, और ग्राउंड वाटर, क्योंकि ग्राउंड वाटर हम ये कहते हैं सर लगातार चलता रहेगा वो ग्राउंड वाटर, क्योंकि वो बारिश वगैरह से पानी आएगा, ग्राउंड वाटर बनेगा, ये नवीकरणीय माना जाएगा। आर्थिक गतिविधियों को आधार पर सरकारी निजी में, और मैंने ये सवाल ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों के साथ, कि सार्वजनिक आधार पर जो होगा वो ऑनरशिप के बेस पर होगा, ऑनरशिप के आधार पर। किसी विशेष दौरान में एक संपत्ति में जो एक विशेष वर्ष में एक देश के अंदर जो भी सेवाएं होंगी और गुड सर्विस होंगी, मैंने कहा देखो एक देश के सारे नागरिकों की होती वो नेशनल होती है, देश के बाउंड्री में बात होती है तो उसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं। केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम क्या है? देखो तो याद रखना केंद्रीय एवं राज्य भंडारण जो वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, इसको लेकर एक सवाल दिया गया है, और ये वेयर हाउसिंग में खाद्य उपलब्धता होना है, कच्चे माल को उपलब्ध कराना है, भंडारण की सुविधाएं देना है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी केवल 1 और 3। और देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे ये भी है मोर देन वन ऑफ द अबव, और ये भी है कि 1 3 होगा, क्या आंसर होगा? तो अगर यहां पर आंसर होंगे तो भाई ये 4 में से कोई होगा। इसका क्वेश्चन में आंसर रिप्लाई बाद में करूंगा। अच्छा भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में बताइए क्या सत्य है? देखो M0 होता है एक मनी का, उसे रिजर्व मनी या हाई पावर्ड मनी कहते हैं, M1 को नैरो मनी कहते हैं, M3 को ब्रॉड मनी कहते हैं। तो याद रखना जो M3 होती है वो या M4 होता है वो सबसे कम लिक्विड होता है, जो M1 होता है वो सबसे ज्यादा लिक्विड होता है। क्यों? देखो M1 को हम सबसे अधिक तरल क्यों मानते हैं सर? क्योंकि M1 में जो चीजें होती है वो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है। वैल्यू M1 की कम होती है लेकिन तरलता M1 की सबसे ज्यादा होती है, M1 सबसे अधिक तरल होता है। अच्छा भारत में सर्वाधिक बहुआयामी गरीबी जो है वो कहां पर है? देखो भारत के राज्यों में, और ये स्थितियां लगातार बदलती रहती हैं सर, और ये एक राज्य नहीं बहुत सारे राज्यों में
जो गरीबी है, बहुआयामी गरीबी, और उसमें सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट भी नजर आया बिहार में, तो बिहार बहुत ज्यादा गरीबी वाले राज्यों में है। भारत में बहुआयामी गरीबी में सुधार हो रहा है लगातार, इसको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं इंग्लिश में। देखो इसमें 3 मेजर फैक्टर होते हैं और उसके 10 इंडिकेटर होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड में हमारी 6 चीजें आती हैं, बिजली है, हमारे पास पानी है, हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, और हमारे पास जो न्यूट्रिशन वगैरह की बात है उसको देखा जाता है। तो ये सारी चीजों में लगातार भारत ने इंप्रूवमेंट दिखाई है। न्यूट्रिशन के लिए मिड डे मील योजना थी, स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान था, खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के माध्यम से मिल। 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू, अब बिहार का सकल राज्य घरेलू, और मैंने कहा टर्शरी ही सबसे अधिक था, लेकिन सेकंड पर प्राइमरी प्राथमिक था सर, यहां पर ध्यान में रखिएगा, टर्शरी ही सबसे ज्यादा था। फसल गहनता का अर्थ क्या होता है? देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होती है। देखो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का मतलब होता है कि एक वर्ष में, हमेशा वर्ष एक ही होता है, कि एक जगह पर, एक पर्टिकुलर एरिया, एक प्लेस पर हम कितनी नंबर ऑफ फसल कर रहे हैं। जैसे अभी हमने एक फसल करी, वो हटाई, वो कटी, दूसरी फसल लगाई, तीसरी, अब साल में जनरली 2 या 3 हो जाती है। ये 2 या 3 नंबर को कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी। अर्थव्यवस्था में आउटपुट स्तर में वृद्धि करने के लिए क्या जरूरी है? आउटपुट मतलब उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? और आप जानते हो सर, उत्पादन में वृद्धि के लिए जरूरी है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए और टेक्नोलॉजी को भी लाया जाए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जाए और टेक्नोलॉजी को भी लाया जाए। पहला भी सही और दूसरा भी सही, लेकिन जवाब देखिए क्या होना चाहिए। बोथ ए एंड बी तो दोनों ठीक है, मोर देन वन कह दूं तो भी दोनों की ही बात है, तीसरा कोई है नहीं। तो बड़ा कंफ्यूजिंग से है ये भाई, मैंने, क्योंकि देखो याद रखिएगा, यहां पर आप कहोगे सर दोनों सही है, पहला भी और दूसरा भी। निम्नलिखित में कौन सी सन्निकट यानी नियर मनी है, और नहीं है, सॉरी, नियर मनी नहीं है। देखो नियर मनी कहते हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकती है, जो हमारे बॉन्ड है, डिवेंचर है, हमारे डिपॉजिट है, ये सब वो हैं जो हमारे बाजार में इन्वेस्टमेंट है, बैंक में जमा है, गोल्ड होता है, इनको हम नियर मनी मानते हैं। ये सारे के सारे हमारे नियर मनी यानी आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाने वाली चीजों में आते हैं। लेकिन शेयर और डिवेंचर को जनरली कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, हम कभी भी सेल रीसेल करते हैं। बॉन्ड जो होता है उसका एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स होता है, एक निश्चित समय के लिए बॉन्ड को इश्यू किया जाता है, और उस समय के बाद ही उसका इससे जो जनरली है उसको चेंज करके आप कैश बना सकते हो मोस्टली। तो अगर इसमें हम जनरली तौर पर कहें इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल की बात करें, तो यहां जो नियर मनी टर्म यूज हो रहा है उसको ध्यान से समझिएगा, कि जो हमारे आसानी से कैश में कन्वर्ट हो जाए वही हमारा नियर मनी। बैंकों में जो जमा कर रहे हैं वो भी हम आसानी से विड्रॉल कर सकते हैं। मूल्य मुद्रा संचय का आधार है, मुद्रा का ये कार्य है, मतलब मुद्रा जो है वैल्यू को स्टोर को करता है। देखो मुद्रा के मुख्यतः 2 काम हैं, एक तो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक भी है, मापता भी इकाई है, खाते की इकाई है, ये इसका प्राथमिक काम है। ये स्टोर भी करता है, ये ट्रांसफर भी करता है, भविष्य के लेन देनों की बात करता है, ये द्वितीयक कार्य है। तो मुद्रा मूल्य संचय का आधार जो है ये इसका सेकेंडरी फंक्शन होगा। प्राथमिक फंक्शन 2 हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। भारत में बैंकिंग नियमन अधिनियम किस वर्ष में अपनाया गया था? बैंकिंग नियमन अधिनियम जो भारत में अपनाया गया था, बैंकिंग रेगुलेशन एक, वो 1949 में आया था। आरबीआई एक 1934 में आया था। वैश्वीकरण की दिशा में क्या होना चाहिए? तो वैश्वीकरण में मैंने कहा मूवमेंट ऑफ कैपिटल, पूंजी का आवागमन होना चाहिए, गुड्स और सर्विस का होना चाहिए, फ्लो इनकम का होना चाहिए, ये सारे ही कदम होंगे। और इसलिए ये कहना कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 2 देशों के बीच में गुड्स और सर्विस का लेन देन, ये पहला कदम है, पहला पूछा है। देखो स्टेप बहुत सारे हैं, ये सारे स्टेप सही है, लेकिन जब पहला पूछेगा वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान, देश के लोगों की स्किल को इंप्रूव करना, नॉलेज को इंप्रूव करना क्या कहलाता है? तो लोगों की स्किल, नॉलेज, उनके टैलेंट को बढ़ावा देना क्या कहलाता है सर? तो जब एक इंसान एजुकेटेड होगा, अच्छी हेल्थ होगी, उसकी अच्छी जॉब होगी, उसको मानव विकास कहते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? देखो एक होता है नेशनल कंज्यूमर डे, वो 24 दिसंबर को, क्योंकि 1986 में 24 दिसंबर को वो लागू हुआ था। और 15 मार्च को वर्ल्ड लेवल पर वर्ल्ड कंज्यूमर डे 15 मार्च को होता है।
नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य कौन बना है? जो हमारे देश का नीति आयोग है, याद रखो, 4 पूर्णकालिक सदस्य हैं, उसमें 4 मंत्री उसके मेंबर हैं, एक चेयरमैन यानी प्रधानमंत्री, एक डिप्टी चेयरमैन होंगे इस समय, जिनका नाम क्या होने वाला है, सुमन बैरी, एक सीईओ होंगे, उनका नाम होगा BVR सुब्रमण्यम के नाम से इस समय होंगे, और साथ में जो 4 सदस्य होंगे उसमें VK सारस्वत होंगे, रमेश चंद होंगे, डॉक्टर विनोद पॉल होंगे, और हाल ही में जो रिसेंट बने उनका नाम है अरविंद विरमाणी। भारत ने किस अवधि में योजना अवकाश को अपनाया था? देखो, भारत ने जो योजना अवकाश को अपनाया था, यानी जिस समय कोई पंचवर्षीय योजना नहीं की थी, वो 3 साल ऐसे थे। तीसरी योजना के बाद 66 में तीसरी योजना पूरी हुई, उसके बाद के 3 वर्षों तक भारत ने कोई नहीं करा है काम, और उसके बाद टोटल पूछे तो 12 बनी हैं, और टोटल एक एक साल वाली पूछे तो 6 बनी है, उसमें 3 साल ये भी हैं। और पहली योजना का मॉडल एक कृषि था, कृषि पर आधारित थी, दूसरी आधारित थी उद्योगों पर, तीसरी आधारित थी आत्मनिर्भरता पर, और चौथी थी प्रगतिशील आत्मनिर्भरता पर। भारत में योजनाओं को बनाने का काम नीति प्लानिंग कमीशन करता था, योजना आयोग करता था, लेकिन उसको पास करने के लिए एक संस्था 6 अगस्त 1952 को बनी थी, प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं, उसको कहते हैं लघु संसद यानी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। वो संस्था थी राष्ट्रीय विकास परिषद, जो कि पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी दिया करती थी। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना लाई गई, जिसमें कहा गया स्थिरता भी हो, विकास भी हो, प्रगतिशील आत्मनिर्भरता बने हो? तो याद रखना, इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से लेकर 74 तक चली थी, यानी 3 साल के गैप के बाद वाली योजना, उसी को कहेंगे स्थिरता के साथ विकास। योजना आयोग किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? भारत में जो योजना आयोग है, याद रखिएगा, यह कार्य करता है, और किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है देश में, उसी के अधीन नीति आयोग भी अब कार्य करता है। कि सीईओ कौन है? को डिप्टी चेयरमैन सुमन बैरी है, BVR सुब्रमण्यम सीईओ है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नीति आयोग के चेयरमैन। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह बना, जो 15 मार्च 1950 को बना था। योजनाएं बनाने का काम करता था, 12 योजनाएं बनाई है टोटल। भारत में आर्थिक नियोजन को लाने की सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? 1934 में देखो, सबसे पहले कहा गया था भारत को भी प्लान करना चाहिए, भारत को भी योजनाएं बनानी चाहिए। अपनी किताब लेकर आए थे, इसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के नाम से। M विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले इसकी बात कही। किस पंचवर्षीय योजना में सरकार ने असंतुलन को कम करने पर ध्यान? देखो, पहले में कृषि, दूसरे में उद्योग, तीसरे में आत्मनिर्भर, चौथे में प्रगतिशील आत्मनिर्भर, पांचवें में गरीबी बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई, छठे में आधुनिक तकनीकी विकास था, सातवें में क्षेत्रीय असमानता कम करना, आठवें में मानव विकास करना, नवे में क्या था सर? वहां था सामाजिक न्याय और समानता लेकर आना, 10वें में था समावेशी विकास करना, 11वें में था समावेशी और सतत विकास करना, 10वें में समानव्य विकास, 11वें में समावेशी और सतत विकास, और 12वें में तीव्र अधिक समावेशी और सतत विकास था। सारे बताए मैंने। 7वें में था क्षेत्रीय असमानता कम कर। भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प ऑफिशियली तौर पर कब चुना? भारत ने आजादी के बाद ही चुन लिया था कि हम मिश्रित बनेंगे, लेकिन 1961 के समय, याद रखना, ऑफिशियली तौर पर एक संगठन बना था, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसमें नेहरू जी भी थे, और याद रखना, ये दूसरी योजना में आधिकारिक तौर पर भारत इसका सदस्य बना था। किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? देखो, तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर DR गाडगिल थे, और तीसरी योजना सबसे असफल योजना थी। तीसरी योजना में सबसे कम विकास दर रही थी। तीसरी योजना के अंदर खाद्य समस्या जनरेट हुई थी, हमारी फूड क्राइसिस हुआ था, इसी को हम कहते हैं गाडगिल योजना। 61 to 66। नीति आयोग का अध्यक्ष हमेशा आपको पता है ये प्रधानमंत्री होता है अध्यक्ष, और सदस्यों में वित्त मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, शिक्षा रक्षा मंत्री, उसके अलावा होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, और साथ में एग्रीकल्चर कृषि मंत्री। रेलवे मिनिस्टर इसका सदस्य नहीं होता।
तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? देखो, पहली योजना जो बनाई थी वो बनाई थी हेरोड डॉमर ने, दूसरी बनाई थी पीसी महालनोबिस और फेल्डमैन ने, तीसरी बनाई थी सुखमोय चक्रवर्ती ने, चौथी अशोक रुद्र मेनन ने, पांचवी डीपी धर ने बनाई थी। इस तरीके का नाम पूछता है एग्जाम में, तो तीसरी थी सुखमोय चक्रवर्ती की। नीति आयोग ने पहला 15 वर्षीय रोडमैप तैयार किया है कब से कब तक? जो पहली 15 वर्षीय योजना बनाई गई है नीति आयोग के द्वारा वो है 2017 से 32। पहली 12वीं जो खत्म हुई 2012 से 2017 तक थी। आर्थिक नियोजन की सूची का विषय याद रखो, तो हमारे देश में जो आर्थिक नियोजन यानी प्लानिंग की जाती है सर, वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारें करती हैं, और जिस काम को दोनों सरकारें मिलकर करती हैं सर, उसको समावर्ती सूची यानी कॉन्करेंट कहते हैं। किस देश की योजना प्रणाली पर आधारित है भारतीय योजना? देखो, योजनाओं को बनाने का जो कंसेप्ट लाया गया था वो समाजवादी विचार है, और समाजवादी विचार आया था सोवियत में, और यूएसएसआर जो रहा है 1922 से लेकर 1991 तक, 1928 में उसने ये प्लान का कंसेप्ट लेकर आया और भारत ने भी इसको फॉलो किया। भारत में योजना आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो मैंने कहा ना तो संविधान में है, ना इसका कोई अलग से स्पेसिफिकली कानून पास हुआ है भाई, तो ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक या अतिरिक्त असंवैधानिक कह सकते हो उसे, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, चाहे योजना आयोग हो, एनडीसी हो या नीति आयोग हो, ये तीनों एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। मानव संसाधन, मैंने कहा 1992 से 97 तक, 92 से 97 तक जो आई थी वो 8वीं योजना मानव संसाधन पर केंद्रित थी। किस पंचवर्षीय योजना को अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया? अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले जिस योजना को समाप्त कर दिया गया था वो योजना थी 5वीं, 74 से लेकर 79 तक चलनी थी, 78 में उसको खत्म कर दिया गया था, और उसके बाद रोलिंग प्लान भी बन रहा है। रोलिंग प्लान 5वीं के बाद और 6ठी के बीच में लाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में योजनाएं बनाने का उद्देश्य क्या है? डेवलपमेंट हो, ग्रोथ बढ़े, जीडीपी बढ़े, एवरेज इनकम बढ़े, गरीबी दूर हो, बेरोजगारी दूर हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, लोगों की इनकम बढ़ जाए, ये सारे उद्देश्य होंगे। भारत में रोलिंग योजना कब आई थी? मैंने कहा 78 में 5वीं को खत्म करके जो नेक्स्ट शुरू की गई थी वो रोलिंग कॉन्सेप्ट से की गई, लेकिन वो बीच में सरकारों के बदलने के कारण 6ठी 80 से 85 मानी जाती है। 78 से 80 का समय जब गवर्नमेंट अनस्टेबल थी, अस्थिर सरकार थी, उसको रोलिंग का समय मानते हैं 78 से 80 तक, ध्यान रखना। भारत में गरीबी के लिए जो कैलोरी का पैरामीटर है वो कितना है? देखो, भारत में गरीबी के लिए जो पैरामीटर लाया गया है वो पैरामीटर कितना है? अगर कोई व्यक्ति शहर में रहता है तो 2100 कैलोरी, और व्यक्ति गांव में रहता है तो 2400 कैलोरी। गांव के लिए 2400 और शहर के लिए 2100 कैलोरी। भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के पहचान के लिए कौन सी समिति बनी? शहरों में बीपीएल परिवार कितने हैं इसके लिए एसआर हाशिम कमेटी बनी, और गांव में बीपीएल परिवार कितने हैं इसके लिए पीसी सक्सेना कमेटी बनी। दोनों बातों को ध्यान में रखिएगा। हाशिम कमेटी गांव में, शहरों में बीपीएल परिवारों के लिए, गरीब परिवारों के लिए, और सक्सेना कमेटी गांव में बीपीएल परिवारों के। चक्रीय निर्धन किन्हें कहा जाता है? ऐसे लोग जो स्थिर नहीं हैं, ना वो गरीब है ना वो अमीर है, यानी कभी वो कमा लेते हैं कभी नहीं कमा पाते, जो कंटिन्यूअसली मूव ऑन करते रहते हैं पुअर और नॉन पुअर कैटेगरी में, निर्धन और गैर निर्धन कैटेगरी में। आय के वितरण को मापना हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को देखना हो, तो हम किस कर्व की सहायता से देखते हैं कि असमानता है या समानता है? समानता या असमानता का गैप देखना हो मुझे, तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं सर, लॉरेंस कर्व नाम से। वो आय की असमानता या आय के वितरण को मापता है। भारत में जब गरीबी को मापा जाता है तो उसका फैसला किया जाता है किस आधार पर? देखो, एक तो कैलोरी देखी जाती है, जो हम खाते हैं पीते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है, वो कैलोरी है सर मेरी। एक होता है हम कितना खर्च करते हैं, जो अभी रूल है 47 रुपए दिन के शहर में और 32 रुपए दिन के गांव का रूल है, लेकिन ये आय नहीं है, ये उपभोग है कि हम एक दिन में कितना खर्च करते हैं, इस आधार पर गरीबी रेखा बनती है। भारत में किस संस्तुति के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन किया जाता है? भारत में जब हम संस्तुतियों की बात करते हैं और गरीबी रेखा का आकलन करते हैं तो यहां कई सारी कमेटियां बनी हैं। इसके लिए
मैंने बताया है, देखो सबसे पहले तो रथ एंड दांडेकर कमेटी बनी है, वाई के अलग कमेटी बनी है, साथ में डीटी लकड़ावाला कमेटी बनी है, सुरेश तेंदुलकर, सी रंगाराजन, अरविंद पनगड़िया, ये सारी कमेटियां हैं। एस आर हाशिम और पीसी सक्सेना भी होगी, लेकिन मुख्यतः लकड़ावाला जिसने 93 में अपनी रिपोर्ट जमा की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? देखो, गरीबों को जो अनाज दिया जाता है, अनाज गरीबों तक उपलब्ध कराना, यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ताकि गरीबों को खाने पीने की चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जा सकें। गरीबों को खाने पीने की चीजों को उपलब्ध कराया जाना। भारत में शहरी और गरीबी ग्रामीण के लिए प्रतिदिन का व्यय कितना होगा? मैंने कहा देखो, 47 शहर में 32 गांव में, महीने के 1407 शहर में, 972 गांव में, 47 और 32। ब्रेन ड्रेन कौन सी बेरोजगारी से संबंध है? देखो, ब्रेन ड्रेन क्या होता है सर? जब लोग स्किल्ड हो, लोग पढ़े लिखे हो, टैलेंटेड हो, काम ना मिले, लोग चले जाएंगे दूसरी जगह। योग्यता का कहीं और चला जाना, ये एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट में है, इसमें होता है योग्यता का पलायन होना। कुल जनसंख्या में काम करने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को क्या कहा जाता है? हमारे देश की कुल आबादी में जितने लोग काम करना चाहते हैं उसको लेबर फोर्स कहते हैं, और जितने लोग काम कर रहे हैं वर्तमान में कुल आबादी में से, उसको पार्टिसिपेशन रेट कहते हैं। कि पार्टिसिपेशन रेट बताता है देश की आबादी में कितने प्रतिशत लोग काम कर रहे हैं। भारत में अल्प रोजगार, ये सवाल मैंने अभी ऑलरेडी कराया था। जहां कम वेतन पे काम करे, अच्छे अकुशल लोग जो होंगे, जो अच्छे कुशलता वाले लोग हैं, कम वेतन पे काम करें, वही होता है। छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? प्रत बेरोजगारी। देखो, जब एग्रीकल्चर को आप देखते हो तो आपको वहां क्या नजर आता है सर? जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, अगर कुछ लोगों को हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्पादन पे। यानी उन लोगों को दूसरी जगह इंगेज करके भी हम यूज कर सकते हैं। यानी इसका मतलब है कि उन लोगों के पास क्या होगा सर? उनकी प्रोडक्टिविटी जीरो है, क्योंकि उनको यहां से हटा भी दें तो उत्पादन में कोई फर्क नहीं, यानी इनके द्वारा कोई उत्पादन नहीं किया जा रहा। जो श्रमिक काम करे और उत्पादन कुछ ना करे, इसका मतलब वो एक्स्ट्रा है वहां पर। ऐसा एग्रीकल्चर में ज्यादातर होता है। छिपी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? देखो, तो मैंने बताया सर, ये छिपी बेरोजगारी जो है, ये मोस्टली मैंने कहा जब कोई भी व्यक्ति, जितने लोगों की जरूरत है किसी काम में, उससे ज्यादा लोग लग जाएं, उसी को छिपी बेरोजगारी। ये एक क्वेश्चन है आज के कुछ मेरे, और इन क्वेश्चनों को कराने से ऑब्वियस से आपको काफी हेल्प मिलेगी। ये पहला पार्ट है क्लास 6 to 8 का भी, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 की क्लास के लिए, और इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगा जल्दी से। इस वीडियो को देखने के बाद सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। क्लास के कंटेंट को लेकर भी बता सकते हैं, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।